हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के, और टॉपिक रहेगा हमारा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें एंड इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, जो पहली रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है NCAER की लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन कर पा रहे हैं, इस स्टेट पे किसने टॉप किया। ठीक है, मतलब जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदा या आपने फ्लैट खरीदा, तो उसके पेपर्स बनते हैं, तो उसको आप डिजिटाइज करके ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ऐसा उस इंडेक्स में कि कौन सी स्टेट ने ज्यादा काम किया, किस स्टेट ने ज्यादा आपके लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया, उसके बारे में यहां पे बात की गई है। तो जो स्टेट ने टॉप किया है वो है मध्य प्रदेश ने, एंड ये सेकंड टाइम इन अ रो मध्य प्रदेश ने टॉप किया। फिर सेकंड पे रहा वेस्ट बंगाल, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ पे महाराष्ट्र एंड फिफ्थ पे तमिलनाडु। फिर आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है पहले तो NCAER की फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। NCAER होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ऑलराइट, और LRSI आपने देख ही लिया, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन इंडेक्स। अगर हम बात करें कि इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड एडिशन ऑफ NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स LRSI, और NCAER हो गया आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ऑलमोस्ट 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इंप्रूवमेंट दिखाया है इन देयर एफर्ट टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए, कंप्यूटर्स में ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए एक इनिशिएटिव बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया। देयर मीन्स हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 16.6%, इतने परसेंट से। नोटेबली मध्य प्रदेश ने टॉप किया इन लिस्ट में सेकंड ईयर इन अ रो। उसके बाद था वेस्ट बंगाल सेकंड पे, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ पे महाराष्ट्र एंड फिफ्थ पे तमिलनाडु, ऑलराइट। एंड ओनली 13 स्टेट्स अलाउ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन while 9 states are still using paper stamps for it। 13 स्टेट्स ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन बाकी स्टेट जो 9 बाकी स्टेट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो स्टैम्प पे ही चल रही हैं अभी। व्हाट हु हैज प्रिपेयर्ड द इंडेक्स, फिर ये पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स प्रिपेयर किसने किया। तो प्रिपेयर किसने किया, NCAER ने, अलॉन्ग विद द सपोर्ट फ्रॉम उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया, ऑलराइट। फिर अगर हम बात करें टॉप पर हमने देखिया, पहले पे मध्य, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और जो स्टेट्स बॉटम पे रही वो है सिक्किम, असम, केरला, मणिपुर एंड गुजरात। कई स्टेट्स हैं तो कई एरिया पे हमने देखा कि अभी तक इंटरनेट ही नहीं पहुंचा। हम अभी आगे रिपोर्ट पढ़ेंगे कि इंडिया में सिर्फ 24% लोगों के पास अभी इंटरनेट एक्सेस है। तो अगर लोगों के पास सभी जगह पे इंटरनेट एक्सेसिबल ही नहीं है तो रजिस्ट्री कहां से हो पाएगी फिर उसकी। उनको ऑनलाइन मतलब ही नहीं पता, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्हें पता ही नहीं वहां पे कि इंटरनेट यूज कैसे करते हैं, तो कहां से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये रिपोर्ट थी आपकी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन के ऊपर, जो कि रिपोर्ट किसने के द्वारा पब्लिश की गई, NCAER के द्वारा पब्लिश की गई, एंड मध्य प्रदेश ने इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में टॉप किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब अगर आप किसी एरिया में रहते हैं तो आपको वहां पे कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप कितनी इजीली रह पा रहे हैं, आपको कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या आपके वहां पे स्कूल्स हैं साथ में, क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड अच्छे से हो रही है, क्या पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही हैं आपको, क्या वहां पर आप खुश है रहने पर, आपको अच्छा लग रहा है। तो इस कैटेगरी को रिलीज किया गया सबसे पहले, तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। एंड इसमें से अगर नाम पूछा जाए तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा फाइनल रेटिंग्स को रिलीज करा गया। फिर पूछा जा सकता है कि ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एक तो है मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी और एक हो गई आपकी लेस देन मिलियन कैटेगरी में। मिलियन प्लस कैटेगरी में आपका बेंगलोर आ जाता है जिसने टॉप किया, और लेस देन मिलियन कैटेगरी में आपकी शिमला आ जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें 111 सिटीज का टोटल असेसमेंट किया गया। अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें, हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 थ्रू एन ऑनलाइन इवेंट। फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग बोथ ईज ऑफ लिविंग और आपका म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैटेगराइज द रैंकिंग ऑफ सिटीज एंड म्युनिसिपैलिटीज अंडर दो कैटेगरीज के अंडर, एक तो है मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी और लेस देन मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी, जिसमें हम देख ही चुके हैं कि जो मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी उसमें बेंगलोर ने टॉप किया, सेकंड पे पुणे, थर्ड पे अहमदाबाद, और लेस देन मिलियन कैटेगरी में पहली पे शिमला, फिर भुवनेश्वर एंड सिलवासा थर्ड पर। एंड फिर इसमें भी हमने बात की थी कि 111 सिटी ने पार्टिसिपेट किया इन दिस असेसमेंट दैट वाज कंडक्टेड इन 2020 में, ये जो कंडक्ट आपका असेसमेंट हुआ था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर। ऑलराइट, तो रिलीज किनके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, और उनके जो मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको रिलीज करा गया। चलिए
आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट। एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज की गई थी फ्रीडम हाउस के द्वारा, जो कि थिंक टैंक है यूएसए का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी किन के द्वारा रिलीज की गई, वो आपकी रिलीज की जाती है फ्रीडम हाउस के द्वारा, जो कि है थिंक टैंक ऑफ यूएसए। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को पहले फ्री बोला जाता था, ठीक है, लेकिन अब जब ये नई रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि इंडिया फ्री नहीं है, अब इंडिया पार्टली फ्री है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के रहना कि डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के अंडर, डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार, जिसको अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट का नाम जाने तो रिपोर्ट का जो नाम है वो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 डेमोक्रेसी अंडर सीज, ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, जो कि थिंक टैंक आपका फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज की गई है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट कह सकते हैं, इनके द्वारा कही गई कि इंडिया पहले फ्री था, ठीक है, 2020 में, लेकिन अब 2021 में इसको पार्टली फ्री कर दिया गया है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा इस टर्म को, पार्टली फ्री। इंडिया हैज स्कोर्ड 67 इन इट्स पोजीशन एज हैज बीन डाउनग्रेडेड टू पार्टली फ्री फ्रॉम फ्री इन 2020। इंडिया की रैंकिंग भी फॉल कर गई है 88 फ्रॉम 83 इन 211 कंट्रीज में से, ठीक है। मतलब इंडिया की रैंकिंग पहले 83 थी 2020 में, अब 88 हो गई है, और 2020 में इंडिया फ्री था, अब पार्टली फ्री हो गया अंडर दिस रिपोर्ट, जो कि रिलीज की जाती है फ्रीडम हाउस के द्वारा। द मोस्ट फ्री कंट्री जो है वर्ल्ड में, जिनका स्कोर 100 है, वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। और जो कंट्रीज सबसे कम फ्री हैं, लीस्ट फ्री कंट्रीज हैं, जिसका स्कोर 1 है, वो है तिब्बत और सीरिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम फ्रॉम 1997 की इंडिया का जो स्कोर है ना वो डाउनग्रेड हो गया और इंडिया को पार्टली फ्री बोला गया है, ठीक है। फिर फ्रीडम हाउस जो है आपका इज द लार्जली फंडेड थ्रू यूएसए गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इज एक्टिवली ट्रैकिंग द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 1941। फिर वही बात आ जाती है, अगर हम रैंक देखें इंडिया की, जो इंडिया का रैंक नहीं, जो कैटेगरी है, इंडिया की कैटेगरी पार्टली फ्री हो गया, स्कोर 67 इंडिया का, याद रखिएगा। और 100 जिसका मतलब जो मोस्टली फ्री कंट्रीज है वो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। और जो लीस्ट फ्री कंट्री है और जिनका स्कोर 1 है वो है तिब्बत और सीरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट किनके द्वारा? फ्रीडम हाउस, जो कि थिंक टैंक है यूएसए का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की। याद रखिएगा ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इसको जो रिलीज हुई थी ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आया था कि इंडिया से 40 बिलियनियर्स बने हैं 2020 में, ठीक है। मतलब इंडिया ने 40 बिलियनियर्स दिए हैं 2020 में वर्ल्ड को, ऑलराइट। और इस रिपोर्ट के ही अकॉर्डिंग, इस रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी जो बने वो 8th के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट से वो ऐसा होगा कि ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट को टॉप करने वाले व्यक्ति कौन है? वो थे एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? जो कि सीईओ हैं स्पेस एक्स के, टेस्ला के, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक, इन सब के। एंड रिसेंटली अगर स्पेस एक्स की बात करें तो ये एक डॉज 1 करके मिशन लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2022 में, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अब जो अगर आज मैं रिपोर्ट इसको रिलीज कर रहा, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 मई को, तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी जो रिचेस्ट पर्सन बने हैं रिसेंटली वो है बर्नार्ड आर्नल्ड, ठीक है। ये रिचेस्ट थर्ड लिस्ट, इस ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में 3rd पोजीशन पे थे, लेकिन अब ये रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप किसने किया, तो वो थे एलन मस्क ही लिखना आपको। अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी विद अ वेल्थ ऑफ 83 बिलियन या फिर 6 लाख करोड़ रुपए, ये 8th पोजीशन हासिल की इन्होंने रिचेस्ट पर्सन की इन द वर्ल्ड। ये जो लिस्ट थी टॉप की गई एलन मस्क की, जो कि सीईओ है टेस्ला की। 2nd पोजीशन थी जेफ बेजोस, जो कि सीईओ है अमेजॉन की। एंड 3rd पोजीशन सिक्योर की गई बर्नार्ड आर्नल्ड के, जो कि सीईओ है लुई विटॉन कंपनी के, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ 2021 इज द 10th ईयर ऑफ रैंकिंग, इट रैंक 3,228 बिलियनियर्स फ्रॉम 2,402 कंपनीज एंड 68 कंट्रीज। एलन मस्क की जो थे नंबर 1 स्पॉट रहा, एंड ये यंगेस्ट टू टेक द नंबर 1 स्पॉट बने एलन मस्क। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी 2020 में ये 9th रैंक पे थे और 2021 में अब उनकी रैंक क्या है 8th। 2020 में वर्ल्ड एडेड 3 बिलियनियर्स एवरी 2 days, इंडिया एडेड 1 एवरी वीक। मतलब 2020 में
जो वर्ल्ड के बिलियनर्स थे ना, हर 2 दिन में 3 बिलियनर्स बनते थे, लेकिन अब इंडिया के में क्या है, और इंडिया में 2020 में 1 बिलियनर बनता था हर वीक में। एंड याद रखिएगा कि 2020 में इंडिया ने वर्ल्ड को 40 बिलियनर्स दिए, ठीक है, ये था डाटा। फिर अगर हम यंगेस्ट इंडियंस की बात करें तो अपूर्व मेहता ऑफ इंस्टाकार्ट एंड निखिल कामात जो कि ज़ेरोदा से हैं, उन्होंने जो बने हैं यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर्स विद अ नेट वर्थ ऑफ 1.7 बिलियन डॉलर्स। आई रिपीट, अपूर्व मेहता और निखिल कामनाथ ये यंगेस्ट बिलियनर्स बने हैं इंडिया के, याद रह जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया एक ओवर परफॉर्मर बना है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया बिगेस्ट परफॉर्मर बना है आपका फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। मतलब इंडिया में एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। इंडिया की रैंक 43 रखी गई, ठीक, ये भी याद रखिएगा इसमें। In accordance with the new country readiness index released by the United Nations Conference on Trade and Development, and हाँ एक चीज और, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है आपकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, UNCTAD, अंकटाड, ठीक है, UNCTAD जो कि होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा रिपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ये 2021 की रिलीज की गई। एंड इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि इंडिया इज द बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज देन इट्स पर कैपिटा GDP अमंग 158 कंट्रीज, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में इंडिया। इनोवेशन आपका डिजिटाइजेशन इंडिया में भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू पहले के टाइम पे। The India ranked at 43 while the estimated one based on the per capita income was 108. This means that India overperformed other countries by 65 ranking positions. India was followed by Philippines which overperformed by 57 ranking positions. अगर हम बात करें टॉप 5 परफॉर्मिंग कंट्रीज रिलेटिव टू द पर कैपिटा GDP, पहली रही इंडिया, सेकंड फिलीपींस, थर्ड यूक्रेन, फोर्थ वियतनाम एंड फिफ्थ चाइना, ठीक है, याद रह जाएंगी ये चीजें। नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, पहले फिर पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह कह रहा है कि सिंगापुर ने रैंक 1 हासिल की किसमें, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक। पहले तो बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक पूछी जाएगी तो इंडिया की रैंक है 121, ये आपका 27th एडिशन रहेगा। एंड जो रैंक 1 रहेगी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में वो कौन सी है आपकी, वो है फर्स्ट सिंगापुर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। ऑलराइट, फिर अगर हम कुछ डाटा देखें इस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड, इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 56.5, इंडिया की रैंक रही 125 और ये कैटेगरी में आया मोस्टली अनफ्री इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया किस कैटेगरी में आता है, वो आपकी मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, डेमोक्रेसी इंडेक्स में पार्टली फ्री में आता है इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2021 इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रीडम इंडेक्स 27th एनुअल एडिशन रहा है, रिलीज किसके द्वारा की गई, द हेरिटेज फाउंडेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को। सिंगापुर ने टॉप किया इस लिस्ट में फॉर द सेकंड टाइम एंड सेकंड पोजीशन पे रहे न्यूजीलैंड और थर्ड पे रहा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया रैंक 26th अमंग द 40 कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड इट्स ओवरऑल स्कोर इज बिलो द रीजनल एंड वर्ल्ड एवरेजेस। This is the first time that India has been published after the COVID-19 pandemic. This is the first time that this index has been published after the COVID-19 pandemic. Around 184 countries have been covered in the index. The period of study is from जुलाई 2019 से जून 2020 तक का ये टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंडर 184 कंट्रीज ने मिलकर इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया। फॉर द फर्स्ट टाइम द हेरिटेज फाउंडेशन हैज इंक्लूडेड हांगकांग को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि 27 साल में से 25 बार तो हांगकांग ने टॉप की थी पोजीशन। ऑलराइट, ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 27 में से 25 बार तो हांगकांग टॉप पर था, इसलिए उसने हेरिटेज को इसमें एक्सक्लूड कर दिया इस बार, ठीक है। और इस बार जिसने टॉप किया वो है सिंगापुर। इंडिया की रैंक रही 121। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन, और इस बार 27वां एडिशन देखा गया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का, ठीक। तो रैंक इंडिया की 121,
फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। कैटेगरी देखें, इंडिया आ जाता है मोस्टली एंड फ्री में, और सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आपके फ्री कैटेगरी में आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स के बारे में किस कंट्री के हैं, और दुनिया के सबसे सेफेस्ट रोड किस कंट्री के हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी, ठीक है, और जो स्टडी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको याद करना है, वो है इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी, ठीक। आपके अगर डेंजरस रोड से बात की जाए कि उससे डेंजरस रोड्स का डाटा, वर्ल्ड के डेंजरस रोड्स का डाटा किसके द्वारा पब्लिश किया गया, वो करा जाता है इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड किस कंट्री में माना गया है, वो साउथ अफ्रीका में माना गया। सेकंड पोजीशन पे थाईलैंड, फिर यूएसए, और फोर्थ पे आ जाता है इंडिया। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का किस रैंक पे आता है दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में, तो इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आता है। इस इंडेक्स में इसमें टोटल 56 कंट्रीज को नापा गया था, ठीक है, जिसका डाटा लिया गया। एंड अगर मैं बात करूं अब दुनिया के सबसे सेफ रोड के बारे में, तो दुनिया का जो सबसे सेफ रोड है वो है नॉर्वे का। ऑलराइट, दुनिया का जो सबसे सेफ रोड रहेगा वो किसका है, नॉर्वे का। और अगर मैं मोस्ट डेंजरस रोड्स की बात करूं, तो जो मोस्ट डेंजरस रोड रहने वाला है साउथ अफ्रीका का। अगर हम इससे रिलेटेड डाटा पढ़ें, तो जो डाटा कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी। साउथ अफ्रीका वाज रैंक्ड 1 इन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। साउथ अफ्रीका रैंक 1 आया दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में, फॉलोड बाय थाईलैंड, यूएसए जो कि थर्ड रैंक पर है, और इंडिया की रैंक रही फोर्थ, ठीक है। स्टडी वाज कंडक्टेड अमंग 56 कंट्रीज, मतलब 56 कंट्रीज को लेके ये डाटा बनाया गया था। सिमिलरली स्टडी स्टेट्स दैट नॉर्वे जो है सबसे सेफेस्ट रोड रहता है, जिसके बाद जापान आता है सेकंड पोजीशन पे, और स्वीडन आता है थर्ड पोजीशन पे सेफेस्ट रोड्स में, ठीक है भाई। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी, ऑलराइट। एंड सबसे खतरनाक रोड साउथ अफ्रीका के, और सबसे सेफेस्ट रोड है नॉर्वे के। इंडिया सबसे खतरनाक रोड्स की कैटेगरी में आ जाता है और फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है कि आप कितने खुश हैं, आपकी जो किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो उस कंट्री में कितने खुश हैं, ये वो डाटा सजेस्ट करता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उस कंट्री के लोग कितने खुश हैं। जैसे आप कुछ डाटा यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फिनलैंड टॉप पर रहा, फिर आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडिया क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो टॉप करने वाली कंट्री है वो कौन है। पहला क्वेश्चन वो है फिनलैंड। सेकंड क्वेश्चन कि इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वो है 139, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि जो ये रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये रिलीज कौन करता है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर बनता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ऑलराइट, आइए अभी हम देखते हैं सारी चीजें से रिलेटेड। इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 3.819 हैज बीन रैंक्ड 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की, जो कि रिलीज की जाती है UNSDSN, जो कि है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इस रैंक को टॉप किया फिनलैंड ने, और ये चौथी बार है कि फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को टॉप किया है, ठीक है। डाटा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज, दिस इज द 9th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये जो सर्वे है ये 2018 से 2020 के टाइम पीरियड के बीच में कंडक्ट करा गया था। इसमें इन दिस रैंक द वर्ल्ड्स 149 कंट्रीज थी, और हाउ हैप्पी देयर सिटीजन्स परसीव देमसेल्फ टू बी, मतलब वहाँ के सिटीजन्स कितने खुश हैं, क्या वहाँ पे डिप्रेस्ड लोग हैं, टेंशन है, उनको जॉब की टेंशन है, किसी और चीज की टेंशन है, वो चीज सभी यहाँ पे देखी जाती है। एंड इसी रिपोर्ट में देखा गया कि फिनलैंड सबसे ज्यादा खुश देश माना गया है। The result of the report based on the Gallup World Poll, और the least happiness country, मतलब सबसे खुश कंट्रीज दुनिया की हैं, अफगानिस्तान 149 रैंक पे, जिम्बाब्वे 148 पे, एंड रवांडा आपका 147 पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो सबसे खुश देश कौन सा है, फिनलैंड, और इंडिया है 139 पोजीशन पे। और टोटल की बात करें तो टोटल इसमें 149 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो कि रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जरूर चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में। वर्ल्ड हियरिंग डे आपका 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इसको सेलिब्रेट कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एंड जो वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम रहेगी इस बार 2021 की, वो है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट, ठीक है। तो अगर हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ें, वर्ल्ड हियरिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मार्च टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रिवेंट डेफनेस, हियरिंग लॉस एंड प्रमोट हियरिंग केयर अक्रॉस द ग्लोब। मतलब बेसिकली आपको हियरिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है उसकी अवेयरनेस के लिए 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये किया किसके द्वारा जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थीम हमने अभी देखी, इसकी थीम रहेगी कि हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन, रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट। जो एम है इसका बेसिकली सेलिब्रेट करने का वो है टू प्रमोट हेल्थ केयर एक्शंस फॉर ईयर एंड हियरिंग केयर, स्टिमुलेट इंट्रोसेक्टरल पार्टनरशिप फॉर ईयर एंड हियरिंग केयर, रेज अवेयरनेस ऑन हियरिंग एंड लॉस केयर एट अ नेशनल कम्युनिटी लेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, और करें इंकरेज बिहेवियर टुवर्ड्स हेल्दी EHC प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हियरिंग डे जो कि हम 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग अभी तक 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड हर साल वेस्ट किया जाता है। आई रिपीट, 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड थ्रोन अवे इन वेस्ट बिन्स एवरी ईयर। मतलब खराब किया जाता है, खराब हो जाता है 931 मिलियन फूड। बहुत ज्यादा अमाउंट है ये फूड का, और ये रफली अराउंड 17% होता है जो हम पूरे साल में फूड को बनाते हैं। तो 100 में से 17% एक बहुत बड़ा अमाउंट फूड का होता है जो कि हम वेस्ट कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज की गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, एंड जो दूसरा है वो है WRAP। WRAP होता है आपका वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शंस प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड WRAP जो कि है वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के द्वारा ये आपकी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसके अंडर बोला गया कि 931 मिलियन टन खाना तो हम हर साल वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर इसके बारे में हम पढ़ें, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा? UNEP WRAP के द्वारा रिलीज की गई। एंड इसमें क्या बताया गया कि अराउंड 931 मिलियन टन फूड या फिर 1.03 बिलियन फूड वेस्ट वॉज जनरेटेड इन 2019 में। सिर्फ इतना अमाउंट तो 2019 में हमने वेस्ट जनरेट किया। एंड ये इक्वल कितना है? 17% ऑफ फूड प्रोड्यूस ग्लोबली। पूरे ग्लोब में जितना फूड हम प्रोड्यूस करते हैं उससे का 17% तो हमने वेस्ट कर दिया 2019 में, ठीक है। 61% ऑफ दिस वेस्ट वॉज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड्स, 26% फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट्स वगैरह, और 13% जो रिटेल शॉप मतलब जहां से हम परचेज वगैरह करते हैं खाने की चीजें। ऑल राइट, तो एट द ग्लोबल लेवल 74 kg पर कैपिटा ऑफ फूड इज वेस्टेड एवरी ईयर। मतलब ग्लोबल लेवल पे पर आदमी अगर की बात करें तो 74 kg फूड हर साल हम वेस्ट करते हैं। एक आदमी 74 kg फूड खाना वेस्ट करता है। इन इंडिया पर कैपिटल फूड वेस्टेज इज 50। इंडिया की बात करें तो 50 kg है। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया जनरेट्स अराउंड 68,760,163 टन ऑफ फूड वेस्ट एवरी ईयर। इतना फूड वेस्ट हम हर साल जनरेट करते हैं। ये रफली है कितना आपका 6 करोड़ 80 लाख कुछ के करीब का फूड हो गया। 6 करोड़ 80 लाख टन फूड हम वेस्ट कर रहे हैं हर साल। 2015 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसके हिसाब से देखें तो एम है हमारा कि हम फूड वेस्ट को हाफ कर दें बाय 2030। मतलब जो खाना हम वेस्ट करते हैं वो 2030 तक हम आधा वेस्ट करें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 का। अगर हम की पॉइंट्स को डिस्कस करें, पर कैपिटा फूड वेस्टेज इज हायर इन वेस्ट एशियन एंड सब सहारन एशियन कंट्रीज कंपेयर टू साउथ एशियन, यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। 8 से 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज आपके फूड वेस्ट से ही आती हैं। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस आपकी पॉल्यूशन कर रही हैं, आपके ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं, तो 8 से 10% तो हमारे फूड वेस्टेज से ही आ रही हैं, ठीक है। तो उसको हमें लिमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, reducing food waste will slow down the destruction of nature through land conversion and pollution, enhance availability of food and reduce hunger.
ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इस ग्लोबल रिपोर्ट की जो कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम जो कि रैप है इनके द्वारा रिलीज की गई, इसके अंदर डाटा आया कि हम 931 मिलियन टन ऑफ फूड तो हर साल वेस्ट कर रहे हैं। और ये डाटा 2019 का है एंड जो कि बताता है कि 17% जो खाना हमने 100% में से 17% खाना तो वेस्ट है, ये 931 मिलियन का। ठीक है, और ये 2019 का डाटा था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट क्या रहा है एजुकेशन पे। हमने रिसेंटली देखा कि स्कूल बंद होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड 247 मिलियन चिल्ड्रन को इम्पैक्ट हुआ क्लोजर ऑफ स्कूल की वजह से। ये डाटा रिलीज किया गया यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इन्होंने यूनिसेफ ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा 2020 में, उससे अभी तक आपके 247 मिलियन चिल्ड्रन इफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि स्कूल बंद है। उनकी एजुकेशन पे सोचिए कितना इफेक्ट पड़ेगा। एंड अगर मैं बताऊं आपको कि ऑल ओवर द वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया की अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि 24% लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेस है इंडिया में, बाकी लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की, तो कितने मतलब 4 में से सिर्फ एक बच्चा आपके ऑनलाइन क्लास ले पा रहा है अगर हम डाटा देखें इंडिया का, क्योंकि सिर्फ 24% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है इंडिया में। आगे हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एजुकेशन फ्रॉम डिसरप्शन टू रिकवरी रिलीज्ड बाय यूनिसेफ के द्वारा रिलीज की गई, इसके अंडर बताया गया कि 2020 में लॉकडाउन की वजह से जो पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से 247 मिलियन चिल्ड्रन एनरोल्ड इन एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन इन इंडिया हैज बीन इम्पैक्टेड। ठीक है, इंडिया के 247 मिलियन चिल्ड्रन हैज बीन इम्पैक्टेड। कितना बड़ा डाटा है ये अगर देखें। और ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, आई रिपीट, ऊपर जो हमने 247 मिलियन बताया था ये इंडिया का था। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें हम, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है 888 मिलियन चिल्ड्रन। बहुत बड़ा डाटा है ये, टोटल 4 टाइम्स ले लीजिए, अप्रॉक्स 4 टाइम्स है ये इंडिया के। तो मतलब इंडिया में ही आपके 247 मिलियन चिल्ड्रन इफेक्ट हुए लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि स्कूल में अब आप नहीं ले पा रही हैं क्लासेस कई बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया। इसका एक डाटा है, अभी आगे देखते हैं। Schools in 14 countries across the world have remained closed since March 2020 to February 2021. Two-thirds of these countries are in Latin America, Caribbean. It has affected around 98 million school children in these regions. अगर हम अपनी इंडिया की बात करें आए अब, तो इंडिया का एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन एजुकेशन फीजेबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि सिर्फ 4 में से 1 बच्चे के पास इंटरनेट एक्सेस है अगर बात करें तो हम। ठीक है, और ये डाटा आया है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट बिफोर पैंडेमिक से पहले ओनली 24% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैड एक्सेस टू इंटरनेट। इंडिया में सिर्फ 24% लोगों के हाउस होल्ड या फिर कहिए घर में इंटरनेट एक्सेस है, बाकी उनके पास एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का। तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? ठीक है, तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज की गई? ये रिपोर्ट ये आपकी रिलीज की गई यूनिसेफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने बोला कि 2021 एक मेक और ब्रेक ईयर रहेगा आपका ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए, क्योंकि अब हमने देखा लॉकडाउन लगा एंड लोगों को समझ आया कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, क्लाइमेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको अब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड आपने अभी नोटिस भी किया होगा रिसेंटली कि इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके स्टार्ट किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कितने सारे आपके इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से याद रखिएगा एंटोनियो गटर्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेक और ब्रेक ईयर 2021 को किसने घोषित किया था? वो किया था एंटोनियो गटर्स ने, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, और रीजन क्या रहा? टू टैकल द ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी। अगर इससे रिलेटेड हम डाटा पढ़ें तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स हैज स्टेटेड दैट 2021 इज अ मेक और ब्रेक ईयर टू कन्फ्रंट द ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी। The United Nations Framework Convention on Climate Change has released the initial NDC nationally determined contribution synthesis report, which ensures कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो नेशंस प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो किसके अंडर आ जाएं? वो आपके
पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हो। पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना ना आने वाले 10 सालों में, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने जाना। 1.5 तक भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने देना हमें टेम्परेचर को। The report states that the efforts put in the countries are not enough to limit the global temperature rise to 1.5 degrees Celsius or to meet the global need to meet the goals of the Paris Agreement। मतलब हम वो डाटा अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमने सख्त से सख्त कदम नहीं उठाए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट कंट्रीज must cut global emissions by 45% by 2030 to achieve the 2010 levels। मतलब अगर हमें अपना ग्लोबल एमिशंस को, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, तो अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो जो हमारा ग्लोबल एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, पॉल्यूशन का, वेरियस कार्बन CFC जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज होता है उनका, तो हमें उनको कट करना पड़ेगा बाय 45%, मतलब आधा कर देना पड़ेगा कम से कम हमें 2030 तक। ठीक है, तो ये किन्होंने बोला आपका मेक और ब्रेक ईयर 2021 को? एंटोनियो गटर्स ने, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड-19 की वजह से एक और जो प्रॉब्लम अभी एमर्ज होने वाली है हमारे कमिंग डेकेड में, वो है चाइल्ड मैरिज की। एक डाटा के अनुसार जो कि यूनिसेफ ने पब्लिश किया, अराउंड 10 मिलियन बच्चों की चाइल्ड मैरिज हो जाएगी आने वाले 2020 से 2030 का जो ये डेकेड रहेगा, एक 10 साल का टाइम पीरियड रहेगा। इसमें कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, क्या उनकी फैमिलीज इफेक्ट हुई, सोशली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, तो उसकी वजह से क्या कई बच्चों की एजुकेशन छूट गई। हम अब आगे कई रिपोर्ट देख रहे हैं कि बच्चे अपने एजुकेशन छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ने वाले हैं। क्यों? ताकि अब वो उनके पेरेंट्स उनको काम में, चाइल्ड लेबर भी बढ़ेगा। तो ऐसे ये एक रिपोर्ट आई कि इसके अनुसार अब चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा मिलेगा आने वाले डेकेड में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? यूनिसेफ के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका नाम रहा कोविड-19 अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट बाय यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट आई। इसके अंडर बोला गया कि जो पिछले साल हमने अचीव किया था ना डिक्लाइन, 15% का अचीव करा था 2010 से, पिछले डेकेड में 2010 से 2020 की डेकेड में, कि जो वीमेन की जो चाइल्ड मैरिज थी ना, उसको यंग 18 साल से पहले लोग उनको शादी कर देते थे। तो उसमें हमने बढ़ावा, उसमें एक सक्सेस अचीव की कि 15% वो कम हो गया था। लोग अपने अब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने लग गए थे लड़कियों की, एंड बहुत अच्छा डाटा मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, आगे देखें कि कोविड-19 इम्पैक्टेड could result in additional 10 million child marriage in the next decade 2020 से 2030। 2020 से 2030 में अब हम 10 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से। The study stated that the past decade 2010 से 2020 the proportion of young women married as a children had declined by 15%, जो कि था 1 in 4 to 1 in 5 हो गया। ठीक है, फिर the report was released ahead ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑन मार्च 2021। 8 मार्च को आपका क्या था, इंटरनेशनल वीमेन डे। उससे पहले इस डाटा को रिलीज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके इस दिन भी। फैक्टर कॉजिंग चाइल्ड मैरिज, क्या फैक्टर्स रहेंगे? जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि स्कूल बंद हो गए, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी एंड पेरेंटल डेथ्स ड्यू टू पैंडेमिक आर पुटिंग वर्नेबल गर्ल्स एट अ इंक्रीज रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो कई चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम चाइल्ड मैरिज को बचा कैसे सकते हैं, कि मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हैं? स्कूल वापस खोल के क्या होगा कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा जाएंगे एंड आपका ध्यान उनका पढ़ाई पे, अपने करियर पे ज़्यादा रहेगा। फिर इम्प्लीमेंटिंग लीगल फॉर्म्स, आपको लीगल फॉर्म्स, लॉज लाने पड़ेंगे ताकि एक प्रॉपर सिस्टम बन सके कि अगर कोई भी लॉ मैरिज करा रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सके, उनको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कराया सके। Ensure access to health and social services to protect family। ठीक है, तो ये था आपका अलग से एक डाटा जो कि यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले डेकेड में, मतलब 2020 से 2030 में जो चाइल्ड मैरिज है वो कम से कम 10 मिलियन लोगों की चाइल्ड मैरिज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डाटा जो कि रिलीज किया गया सिप्री के बारे में। सिप्री के थ्रू रिलीज किया गया। सिप्री है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंटली, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का इंपोर्ट है आपका गोला बारूद का, आर्म्स एम्यूनेशंस मतलब गन्स,
रॉकेट्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपके आर्म्स के अंडर आ गई। तो आर्म्स आपका बेसिकली हो गया, जैसे गन्स हम प्रोक्योर करते थे बाकी नेशन से, रशिया से, यूएसए से, हम क्या थे, गन्स लेते थे, इजराइल से ले रहे थे। तो उसका क्या है, अब वो जो डाटा है ना आपका, जो इंडिया का इंपोर्ट था इन आर्म इंडस्ट्री में, वो डिक्रीज हो गया है 33% से, मतलब 1/3 रिड्यूस हो गया है। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि अब इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप कर रहा है सारी चीज़ों को, मतलब अब इंडिया को खुद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर अब ये सारी चीज़ इंडिया खुद बना रहा है, ताकि हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना रह सकें। अगर हम बात करें इंडिया के आर्म सप्लायर्स के बारे में, तो जो टॉप पर रहता है वो यूएसए और रशिया था आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिप्री है, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आर्म डिक्रीज बाय 33% बिटवीन 2011-15 और 2016 और 20 के बीच में जो टाइम पीरियड था, उसमें इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट था वो 33% से डिक्रीज हो गया, ड्यू टू इंक्रीज पुश्ड फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, कि इंडिया में ही बनाओ सारी चीज़ें। अब डिफेंस इंडस्ट्री को, इंडिया की डिफेंस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए ये आपका इंपोर्ट्स भी डिक्रीज करे गए हैं, ताकि इंडिया में ही आर्म्स बनाए जाएं। द मोस्ट इफेक्टिव कंट्री ड्यू टू डिक्लाइन इन इंडियाज इंपोर्ट वॉज रशिया, इट वॉज फॉलोड बाय यूएसए। ग्लोबली द 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर्स इन 2016 से 20 वर यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, वाइल टॉप इंपोर्टर्स वर सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, तो मतलब एक्सपोर्टर थे यूएस, रशिया, फ्रांस और जर्मनी, चाइना, और जो इंपोर्टर रहे वो थे आपके इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, देन USA remains the largest arm exporter, increasing its global share of arms export 32 से 37% इसका बढ़ गया 2011-15 और 2016 से 20 के टाइम के बीच में। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप 3 आर्म सप्लायर्स ड्यूरिंग 2016 से 20 टाइम पीरियड के बीच में, जो टॉप के जहां से इंपोर्ट करता था इंडिया, वो था रशिया 49% इंपोर्ट, फ्रांस से 18% और इसराइल से 13% इंपोर्ट करता था इंडिया। ऑलराइट, तो ये है आपका सिप्री की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो इंपोर्ट था आर्म्स से रिलेटेड वो 33% डिक्रीज हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा एक स्टडी आई, और जिसके अनुसार 3 में से 1 विमेन फेस करती है फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, ये डाटा रिलीज किया गया WHO के द्वारा, और ये WHO की पहली इस टाइप की एक पहली स्टडी थी। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल, जिसका टाइटल रहा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन प्रिवलेंस एस्टिमेट्स 2018। द रिपोर्ट वॉज बेस्ड ऑन WHO's लार्जेस्ट स्टडी ऑन प्रिवलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय WHO ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एस्टिमेशन एंड डाटा स्टेट्स दैट 736 मिलियन टू 882 million women across the globe, that is 1/3 in every 3 women have faced physical or sexual violence at least one in their lifetime। मतलब 3 में से 1 विमेन ने अपनी लाइफ टाइम में कम से कम फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस को फेस करा है, और ये डाटा रिलीज किया गया है WHO के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यही 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे। ठीक है, at least 1 in 4 women that were a victim of domestic or sexual violence were in their mid-20s and were subjected to torture mostly by an intimate partner। अगर रिपोर्ट से रिलेटेड और चीज देखें, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डन बाय WHO सिंस 2013, और जो फोकस था वॉज बोथ ऑन वायलेंस बाय इंटीमेट पार्टनर्स एंड सेक्सुअल वायलेंस बाय नॉन पार्टनर्स। द रिपोर्ट कंपाइल्स द डाटा फ्रॉम 158 कंट्रीज। The figures of the report tracked back to a period of 2010 से 2018 which does not include the impact of the COVID-19 pandemic। मतलब COVID-19 पैंडेमिक से रिलेटेड, क्योंकि 2019 में आया था तो उसके बाद का डाटा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। Various studies have shown that there is an increase in domestic violence against women since government। Alright, तो ये याद रहिए WHO के द्वारा ये डाटा रिलीज करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द चाइल्ड एंड मैटरनल्स डेथ। मतलब बच्चों की और जो उनसे रिलेटेड उनका ध्यान रखते हैं उनकी डेथ जो है उसका लार्जेस्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा इंडिया में। अब ये डाटा रिलीज किया गया यूनिसेफ के द्वारा कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ ने अलॉन्ग विद WHO में
एंड यूएनएफपीए जो कि है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने मिलके इन तीनों ने ये डाटा रिलीज किया। मेन आपको यूनिसेफ याद रखना है, ठीक है। और जो रिपोर्ट का नाम रहेगा वो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिस्पॉन्स इन साउथ एशिया। द रिपोर्ट हैज रिलीज्ड estimates which anticipate that India will record the largest increase of death among children aged 5 years। मतलब 5 साल के बच्चों तक की जो डेथ देखी जाएगी ना वो इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाएगी। एंड मेटरनल डेथ्स ऑफ 18% अमंग 6 साउथ एशियन कंट्रीज इन 2020 ड्यू टू पैंडेमिक, ठीक है। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज आपकी कौन सी हो गई? 6, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इनके अकॉर्डिंग 5 साल के जो बच्चे होंगे उनमें ज्यादा डेथ देखी जाएगी इंडिया में। 6 कंट्रीज हमने अभी देखा, ये हैं आपकी 6 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डाटा यही रहेगा कि 5 साल के बच्चों तक की जो डेथ हो जाएगी ना और उनके मेटरनल डेथ देखी जाएगी इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाएंगी, ठीक है, कोविड की वजह से ही। और ये डाटा रिलीज किसके द्वारा करा गया? यूनिसेफ अलॉन्ग विद WHO एंड यूएनएफपीए। चलिए नेक्स्ट फिर से जो क्वेश्चन आ जाता है वो टॉपिक हमारा जो रिपोर्ट आ जाती है वो है आपकी ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपकी रिपोर्ट, डाटा, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको नोट डाउन करके जरूर चलिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं ये ग्लोबल एनर्जी जो आपकी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक है, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है IRENA के द्वारा। IRENA होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ें कि रिपोर्ट का नाम रहा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 1.°C पाथवे, मतलब ये आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे बेस्ड है एंड रिलीज्ड बाय किसके द्वारा? IRENA के द्वारा रिलीज की गई। एंड इसके अकॉर्डिंग द कोविड-19 क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब टू डिसएंगेज इन देयर इकोनॉमीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सेलरेट देयर शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये क्या कह रहा है कि अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब लोग यहाँ से क्या है कि लॉकडाउन लग गया एंड इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉसिल फ्यूल्स है ना उसको डंप करके हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अपना सकते हैं। तभी इसी रीजन की वजह से इतनी सारी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर सकें। Energy transitions are one of the few solutions for containing the rise of global temperatures to 1.5°C and halting global warming and bringing carbon dioxide emissions closer to net zero by mid-century, मतलब 2020 और 2050, मिड सेंचुरी आपका 2050 हो गया। It calls for countries around the world to increase their efforts towards energy transition without delay. The report was previewed at the virtual Berlin Energy Transition Dialogue, which took place from March 16 से March 17. The report is just a preview of the full version of the report that will be released soon, and it will act as a blueprint for the energy transition. अगर हम 90% ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल की बात करें तो 2050 तक 90% जो एनर्जी होगी वो आपके रिन्यूएबल से सप्लाई की जाएगी, फॉलोड बाय 6% फ्रॉम नेचुरल गैस एंड रिमेनिंग जो आपकी बची 4% वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिपोर्ट भी आपकी यूनिसेफ से द्वारा रिलीज की गई है एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है, तो इसको भी मार्क करके चलिएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 में से 1 चिल्ड्रन है ना ग्लोबली डज नॉट हैव इनफ वाटर टू मीट देयर एनर्जी डेली नीड्स। मतलब 5 में से अगर आप पूरी दुनिया में 1 बच्चा उठाएंगे ना उसमें उस बच्चे को जो डेली बेसिक नीड्स होती हैं पानी की, जैसे साफ पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, वो उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये डाटा रिलीज किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। मतलब 5 में से 1 व्यक्ति, 5 में से 1 बच्चे को जो फ्रेश पानी चाहिए होता है या नॉर्मल पानी डेली नीड्स के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें, रिपोर्ट का नाम रहेगा रिपोर्ट का नाम रहेगा रीइमेजिनिंग वॉश वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, रिलीज बाय यूनिसेफ। इसके अकॉर्डिंग मोर देन 1.42 बिलियन पीपल इंक्लूडिंग 450 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन द एरियाज ऑफ हाई और एक्सट्रीमली हाई वाटर वर्नेबिलिटी। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा किरकिरी, बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की। It is essentially means that globally 1 in 5 children worldwide do not have enough water to meet their every needs। मतलब दिन का जो उनका एक कोटा होता है पानी का, उनकी नीड्स का, वो पूरा नहीं हो पाता है 5 में से 1 बच्चे का, ठीक है। साउथ एशिया इज द होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन एरियाज ऑफ हाई और एक्सट्रीमली हाई वाटर वर्नेबिलिटी।
द रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ यूनिसेफ्स वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव. ग्लोबल वाटर डिमांड इज जस्ट प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20 to 30% एवरी ईयर बाय 2050. मतलब हर साल 20 से 30% हम वाटर की डिमांड में इंक्रीज देखेंगे 2050 तक. एक बहुत बड़ा डाटा है ये भी. ठीक है. देन नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल की यूनिसेफ का है कि यूनिसेफ हैज सेट अ गोल टू रीच 450 मिलियन चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज विद अ रेसिलेंट सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग वाटर वर्नेबिलिटी बाय 2025. मतलब हम इनकी फैमिली तक पहुंचेंगे 450 मिलियन बच्चों की, एंड इनको हम एक प्रॉपर वाटर का एक सोर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये अपने डेली नीड्स तो कम से कम मीट कर सके. ऑल द चिल्ड्रन to have access to a safe and affordable water supply and to live in the water secure communities by 2030. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी यूनिसेफ के द्वारा जो कि वाटर क्राइसिस को सिग्निफाई करती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की कि इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की एक डाटा प्रोजेक्ट किया था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन इंडिया अपने टारगेट्स को मैच नहीं कर पाया है. ये डाटा रिलीज किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जो है GWEC. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट 2021, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWC के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई एंड इंडिया में मिस इट्स 2022 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट जो था 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022. इसके अंदर अगर 175 को हम डिवाइड करें तो 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 आपकी विंड एनर्जी, 10 आपकी बायो एनर्जी और 5 आपका स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके डैम्स वगैरह से मिलती हैं आपको. ठीक है. फिर रीज़न क्या बताया गया कि ये इतने सारा हम क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे. जो रीज़न दिया गया, जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए वो हैं जैसे लैंड एलोकेशन नहीं हुई, ग्रिड अवेलेबिलिटी, रिकरिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ डिस्कॉम्स, पावर सेक्टर कंपनीज की, फिर टेंडर्स मिले या नहीं मिले, पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं मिला, डील्स नहीं हुई, आपको परमिशन नहीं मिली, सैंक्टिटी एंड अदर काफ़ी चीज़ें, ये रीज़न प्रोवाइड किए गए. एट द ग्लोबल लेवल 2020 वॉज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री फॉर ग्लोबल विंड इंडस्ट्री. अराउंड 93% ऑफ गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटीज वर इंस्टॉल्ड. ठीक है. फिर द वर्ल्ड नीड्स एटलीस्ट 180 गीगावाट्स ऑफ न्यू विंड एनर्जी एवरी ईयर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. ठीक है. फिर अगर हम बात करें आउट ऑफ 93 गीगावाट्स ऑफ न्यू विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन 2020, इंडिया शेयर वाज जस्ट 20%. इंडिया का बस 20% शेयर था इस 93 गीगावाट एनर्जी का. फिर यूएस और चाइना जो है ना आपका सबसे ज़्यादा काउंट करता है ग्लोबल एनर्जी का, जो विंड एनर्जी है उसमें यूएस एंड चाइना लीड करता है. ठीक है. मोर देन 50% ऑफ इट आपके यूएस एंड चाइना में ही है. एंड रिसेंटली भी आप अगर देखें तो यूएस और चाइना ने काफ़ी वर्क किया अपने विंड एनर्जी पे. अगर हम बात करें द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 53% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अचीव्ड इन द 2020 इज नॉट इनफ टू अचीव द नेट एमिशंस बाय 2050. द मेजॉरिटी ऑफ विंड एनर्जी ग्रोथ इन 2020 वॉज ड्रिवन बाय द दो लार्जेस्ट पावर मार्केट जो कि यूएस एंड चाइना. मैंने जस्ट आपको बताया कि जो विंड एनर्जी है ना ग्रोथ देखी गई है 2020 में वो बेसिकली यूएस एंड चाइना की वजह से ही है, बिकॉज टुगेदर दे हैव इंस्टॉल्ड 75% ऑफ द न्यू इंस्टॉलेशंस इन 2020. मतलब वर्ल्ड में जितने इंस्टॉल हुए हैं उसमें से 75% तो सिर्फ यूएस एंड चाइना ने मिलकर ही अपनी कंट्री में इंस्टॉल करे हैं. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट एंड और आज की लास्ट रिपोर्ट हम देखने वाले हैं ग्रोथ डेस्टिनेशन की. मतलब कि अब इंडिया को भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री देखा जा रहा है ताकि वर्ल्ड की जो रेपुटेटेड कंपनीज हैं उनके सीईओज हैं वो इंडिया पे भी नज़र बनाए हुए हैं कि अब हम इंडिया में आके निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंडिया की जीडीपी को इससे बहुत ज़्यादा आगे बूस्ट मिल सकता है. ठीक है. इंडिया जो रैंक करा है 5th रैंक करा है इन द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट. ठीक है. और ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा? पीडब्ल्यूसी है आपका प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट का, जिसमें इंडिया की रैंक रही 5th. अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूसी जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है 24th एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे, इंडिया इमर्ज एज द 5th मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. मतलब 5वें नंबर पे आई है मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज स्लिप टू 1 पोजीशन टू 5th पोजीशन पे आ गई है इंडिया. और इसकी जो 4th पोजीशन थी वो किसने ले लिया? यूनाइटेड किंगडम ने. यूएसए हैज इमर्ज एज द नंबर 1 मार्केट कि यूएसए में सबसे ज़्यादा फेवर किया जाता है वेरियस कंपनीज के सीईओ को कि हम यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें.
ठीक है। तो यूएसए को फेवर किया गया, सेकंड पे रहा चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे यूके एंड फिफ्थ पे आपका अगर हम बात करें तो इंडिया। द सर्वे कवर्ड 5050 सीओ, 100 कंट्रीज एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड इंडिया। जापान की 6th पोजीशन रही, ओवरटेकिंग ऑस्ट्रेलिया, एंड 76% ऑफ सीओज एक्सपेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर टू इंप्रूव इन 2021। देख तो वही बात है, 5th पोजीशन पे रहा इंडिया, और सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट कौन सी रही, वो है यूएसए की, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ यूके, फिफ्थ इंडिया, सिक्स्थ अगर हम बात करें तो आपकी कौन सी थी, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, सिक्स्थ रही आपकी जापान की, एंड सेवेंथ रही आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।